साथियों नमस्कार। साथियों, कल जो सीज फायर हुआ उसके बाद से दुनिया में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं। देश में भी कई लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें कई लोग बहुत निराश हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो गया था, उसको लगभग हमने ध्वस्त कर दिया था, उसका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म था, उसके एयर बेसेस हमने उड़ा दिए थे, सब कुछ उसका एकदम तबाह हो गया था जिस पर वो गर्व कर रहा था, और तब जाकर के हमने सीज फायर कर लिया। ये कौन सी बात हुई? अरे मोदी जी, आप यूएसए से दब गए। अरे मोदी जी, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप जो है पीछे कदम हटा लिए? इस तरह की बातें हो रही हैं। हमको भी दुख है कि यार मोदी जी ने ऐसा क्यों कर दिया। अब लग रहा है कि इंदिरा गांधी ज्यादा अच्छी थी, उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े तो कर दिए थे। तो इस निराशा में कल की शाम और रात बीती है, और अभी भी अंदर से एक दुख जैसा है, निराशा जैसी है कि अरे भारत ने यार ऐसा क्यों किया। और एक इमोशनल भारतीय के नाते एक गुस्सा भी है, और ऐसा लगता है कि मोदी को वोट देना ही नहीं है, ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन जब अपने दिमाग को हम ठीक करते हैं और नॉर्मल होकर के, न्यूट्रल होकर के, प्रैक्टिकल यथार्थ में जी करके सोचते हैं, तो लगता है कि हाँ, हो सकता है मोदी जी ने फैसला गलत ले लिया हो, कोई उनकी मजबूरी रही हो, ठीक है, हम मोदी जी पर डाउट कर सकते हैं। लेकिन हम अजीत डोभाल साहब पे डाउट नहीं कर सकते, हम जयशंकर साहब पे डाउट नहीं कर सकते, हम अपने सेना प्रमुखों पर डाउट नहीं कर सकते। और यह फैसला लिया गया होगा तो सभी की सहमति से लिया गया होगा, किसी एक जने ने नहीं लिया होगा। इसलिए हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। हम भारतीय वो लोग हैं कि जब कांग्रेस का शासन था तो आए दिन हमले होते थे, आए दिन चीजें होती थी, हम सब बर्दाश्त करते थे। भ्रष्टाचार होता था, खबरें आती थी, बर्दाश्त करते थे, तब हम कुछ नहीं बोलते थे। और अब हम इतनी ज्यादा डिमांड करने लग गए हैं कि अब हमें पीओके भी चाहिए, बलूचिस्तान भी टूटा हुआ चाहिए। हमें रियलाइज होता है कि हम कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और कुछ ज्यादा ही आशाएं बांध लेते हैं, जब हमें थोड़ा सा भी कहीं से कुछ उम्मीद की किरण नजर आ रही होती है। शायद गलती हमारी है, हम प्रैक्टिकल ना होकर के इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। तो खैर, हम इन सब चीजों पर चर्चा करते हैं कि ये चीजें क्यों हुई, क्या हुआ। अभी तो जो कंडीशन समझ में आ रही है, अगर आप मेरा व्यक्तिगत पूछना चाहें, तो ऐसा लगता है कि दो देशों की लड़ाई में एक तीसरा देश बीच में आया अचानक से, और जब मामला खत्म हो गया तो लगता है कि ना ये जीते ना ये जीते, जीते तो जीते ये फायदे में रहे। पाकिस्तान फायदे में कैसे रहे? इसके टुकड़े होने वाले थे, बर्बाद हो गया था पूरी तरह से, सब कुछ नष्ट हो गया था, ये इसका एग्जिस्टेंस बच गया, यही इसके लिए बहुत बड़ा फायदा है। नुकसान में हम रहे क्योंकि हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्या आतंकवाद अब खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए? नहीं तो। क्या वो 4 5 10 20 100 आतंकी मार के सब सिस्टम खत्म हो गया? नहीं तो। आतंकी या आतंकवाद कोई 10 20 50 100 लोग नहीं है, ये एक विचारधारा है जो वहां पर प्रवेल करती है। ये विचारधारा वहां की नस नस में समाई हुई है। पहले ये लगता था, हमें पढ़ाया जाता था कि ये नहीं पता चलता, बताते थे हमारे टीचर्स कि ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान को वहां की आर्मी चला रही है या वहां की सरकार चला रही है। अब अब जो स्थिति है वो ये है कि वहां की सरकार में, आर्मी में, आईएसआई में, टेररिस्ट में, नागरिकों में कोई फर्क ही नहीं है। इन सब में देखा जाए तो आर्मी सर्वोच्च है, बस इतना कुछ है। ये सब इंटीग्रेटेड सर्किट हैं। कोई आतंकी मरता है तो ये सब के सब आपको उसके जनाजे में देखने को मिलेंगे। वहां कोई सेपरेशन नहीं है, बस कपड़े बदल लेते हैं। उसने ड्रेस पहन ली तो आर्मी वाला कहला रहा है, सलवार पजामा पहन लिया तो वो टेररिस्ट कहला रहा है। कोई अंतर नहीं है। और ये पता चलता है कि कल मार्को रूबियो ने, अमेरिका के सेक्रेटरी ने बात करी है आसिम मुनीर से कि भाई आप एक काम करो, अब ये युद्ध ज्यादा फैल रहा है, इसको यहीं यहीं रोको, और आप जो है भारत से बात करो, और इस बात को जो है जल्द से जल्द हमें सीज फायर चाहिए। आप मुझे बताइए, मार्को रूबियो ने वहां के आर्मी चीफ से बात क्यों करी? आपने कभी सुना है ऐसे कि अमेरिका के किसी अधिकारी ने यहां के सीधे आर्मी चीफ से बात कर ली? यहां पर बात होगी जयशंकर साहब से होगी, मोदी जी से होगी, लेकिन वहां आर्मी चीफ से हो रही, यानी कि यूएसए खुद बता रहा है दुनिया को कि यहां तो आर्मी से ही सब चल रहा है। तो हम जो सोच रहे हैं कि 10 20 50 आतंकी मार दिए, सब खत्म हो गया, नहीं हुआ। वो फैक्ट्री है आतंकवाद की, और तैयार करेगा, दूसरे तरीके से आएगा, थोड़े दिन शांत पड़ जाएगा, फिर आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम नुकसान में ही रहे। कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। अच्छा, एक वीडियो बना के मैंने आपको बताया भी था कि भारत को जो करना है फटाफट करे, इससे पहले कि कोई तीसरा प्लेयर आकर के मध्यस्थता कर दे, रातों रात खेल कर दो पाकिस्तान का। और हम थे उस स्थिति में, पता नहीं क्यों नहीं किया। खैर, हम सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, भारत ने ऐसा क्यों किया, और चाइना क्या करने वाला है। ठीक है ना? तो कल जो खबरें आ रही थी, पहले हम उस पर डिस्कशन करते हैं
कल जो सबसे बड़ी खबर आई थी वो ये थी कि आईएमएफ ने ये कह दिया है कि हम पाकिस्तान को अगली किस्त देने जा रहे हैं लोन की। जी हाँ, $1 बिलियन का जो लोन है वो आगे सैंक्शन हो गया है पाकिस्तान को। आप लोग कह रहे हो अचानक से लोन दे दिया। अचानक से नहीं दिया है। 2023 में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का लोन देने की बात कही थी, जो किस्तों में दिया जाना था, यह देख करके कि इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं। कल आईएमएफ ने पाया कि पाकिस्तान को जो शर्तें हमने बताई थी पाकिस्तान ने उसको फुलफिल कर लिया है, इसलिए अगली किस्त हम जारी कर रहे हैं। साथ में आईएमएफ ने $1.3 बिलियन का एक एक्सटेंडेड फंड दिया है, जिसका उपयोग पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से निपटने में करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करना है। देखना, पाकिस्तान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप लोग कहेंगे क्या आईएमएफ को दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है, उस पैसे का उपयोग आतंकवाद फैलाने में कर रहा है? आईएमएफ कहता है कि हमें यह सब नहीं दिखाई देता, हमारे अपने मापदंड हैं, अपने पैरामीटर्स हैं, हम ये देखते हैं इसमें फिट बैठ रहा है या नहीं, और हम जो उस देश को बोलते हैं अगर वो देश फॉलो कर रहा है तो हम दे देते हैं। ये सब कहने की बातें हैं। असली बात पता है क्या है? असली बात है कि यूएसए जो चाहेगा वही होगा। कैसे साहब? यहां पर होती है वोटिंग। आईएमएफ में टोटल 190 देश सदस्य हैं, लेकिन सबके सब वोट नहीं करते। 190 वोट नहीं होते इसमें 25 वोट ही होते हैं केवल, जिसमें कुछ देश शामिल हैं और कुछ देशों के ग्रुप शामिल हैं। इन्हें ग्रुप में बना दिया गया कईयों को, और हर किसी के वोटिंग की अलग अलग पावर है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना ज्यादा आईएमएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपकी इकोनॉमिक साइज कैसा है। इस लिहाज से सबसे ज्यादा पावर यूएसए के पास है। लगभग 16.5% वोट्स हैं यूएसए के पास। यूएसए अपने वोट और अपने जैसे 4-5 देशों के वोट मिला ले तो किसी भी फैसले को पारित करा सकता है। भारत के पास लगभग 2.63% वोट है। इसमें बहुत कम हमारी वोट की वैल्यू है। आप जान के हैरान होंगे कि कल जब वोटिंग हुई है तो 25 में से लगभग ज्यादातर देश, 20 से ज्यादा देशों ने यह कह दिया कि हां, पाकिस्तान को लोन दे दो। इसमें एक खबर यह भी आई कि भारत ने एब्सटेन कर लिया, भारत वोटिंग से पीछे हट गया। तो हमारे देश में इस बात का विरोध होने लगा कि भारत पीछे क्यों हटा, भारत को विपक्ष में वोट देना चाहिए था, भारत को बोलना चाहिए था कि नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि आप इसे लोन दें। हमारे देश में जयराम रमेश साहब हैं, कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं वो। उन्होंने भी एक कैंपेन चला दिया कि मोदी ने ऐसा क्यों किया, मोदी वोटिंग से पीछे क्यों हटे। अरे भाई, इसकी वजह यह है कि आईएमएफ में जब आप वोटिंग करते हो तो ऑप्शन दो ही हैं, या तो आप पक्ष में वोट करो कि पाकिस्तान को लोन दे दो, या आप पीछे हट जाओ। विपक्ष में वोट करने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आप करोगे क्या? आपके पीछे हटने को ही विपक्ष मान लिया जाता है। इसलिए भारत ने ऐसा किया। अब आप कहेंगे कि ठीक है साहब, बात समझ में आ गई, फिर ये यूएसए बीच में क्यों आया? यूएसए बीच में क्यों आया, अब उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए साहब, देखो, यूएसए के बीच में आने के कई कारण हैं, जिनमें से पहला कारण यह था, जैसे ही आईएमएफ ने लोन सैंक्शन किया तुरंत समझ में आ गया था कि अब यूएसए पिक्चर में आ चुका है। वो यूएसए जो बार बार कह रहा है कि अरे हमें मतलब नहीं है भारत पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, हम बीच बीच में बोलते रहेंगे कि हाँ लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। वो यूएसए जो शुरुआत से ये दिखा रहा था कि भारत के साथ खड़ा है, अंत में पाकिस्तान के साथ आकर के उसने मामला सीज फायर कर दिया। तो हम बार बार कहते हैं कि आप किसी पे भी भरोसा कर लो, यूएसए पे मत करो। ये कब, कहां, कैसे आपके साथ लात मारेगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भारत जो विश्वास कर सकता था या कर रहा है वो इजराइल पे करता है और रशिया पे करता है। अपने वेपन के साथ साथ हम इजराइल और रशिया के वेपन्स को ही यूज कर रहे थे। हालांकि फ्रांस के रफाइल को भी कर रहे थे, उस पर भी भरोसा किया जा सकता है, यूएसए पे नहीं किया जा सकता। तो आइए देखते हैं यूएसए ने सपोर्ट क्यों किया होगा, क्या कारण रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि यूएसए कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूट जाए। 65 में पाकिस्तान को हराया, 71 में पाकिस्तान को हराया, 99 में पाकिस्तान को हराया, और पहले तो हम पाकिस्तान की तुलना में कमजोरी थे, फिर भी हरा दिया। और इस कदर पाकिस्तान की गर्दन पकड़ी थी हमने कि हम उसके टुकड़े करा सकते थे, लेकिन बार बार पाकिस्तान बच गया। हालांकि 71 में हमने करा दिया था, लेकिन 65 में भी बच गया। हम उसकी जमीन कब्जा सकते थे, पीओके ले सकते थे, लेकिन पाकिस्तान बच गया, कारण यूएसए ने बचा लिया। यूएसए हमेशा पाकिस्तान को आके बचा लेता था। यूएसए चाहता है या पाकिस्तान रहे, जिससे पाकिस्तान का उपयोग करके यूएसए अपनी चीजें इस एरिया में सेट कर सके। आप जानिए इस बात को। तो यूएसए पहली बात तो नहीं चाहता था कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर यूएसए पैसा नहीं देता या आईएमएफ से पैसा नहीं दिलवाता तो पाकिस्तान कहां जाता? चाइना के पास जाता, और चाइना इसे पैसा दे देता, नो डाउट, हथियार, पैसा सब देता। और चाइना को यह भी पता है कि ये पाकिस्तान वापस नहीं कर पाएगा, चाइना को पता है। तो चाइना क्या करता है इसके एवज में? पाकिस्तान से कहता है कि ग्वादर पोर्ट दे दो या कोई और जमीन दे दो अपनी, पाकिस्तान दे देता।
इसलिए पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना पर निर्भर ना हो जाए, यूएसए को बीच बीच में आना पड़ता है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण क्या है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना लिए थे अपने। परमाणु हथियार बनाने के बाद से ये दुनिया को कर रहा है ब्लैकमेल, भारत को करता रहा है, आस पड़ोस के देशों, छोटे मोटे देशों को धमका देता है, यूएसए को भी करता है। पाकिस्तान का कहना यह है कि अगर पाकिस्तान बर्बाद हो गया तो पाकिस्तान में तो कुछ बचेगा नहीं। यहां के जितने भी टॉप जनरल्स हैं, जितने भी आर्मी के पर्सनल्स हैं जो टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो क्या करेंगे अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए या अपने फायदे के लिए या पाकिस्तान के छोटे मोटे एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ये न्यूक्लियर हथियारों को दुनिया में सप्लाई कर देंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भेज देंगे अन्य देशों को। हम ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम जो है भेज देंगे। तब यूएसए क्या करेगा? और यूएसए को यही खतरा है कि कहीं ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स बांट ना दे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बांट ना दे। इसलिए बार बार अमेरिका को बीच में आना पड़ता है। और जिसमें सबसे ज्यादा खतरा है ईरान का, कहीं पाकिस्तान ईरान को ना दे दे। तो अमेरिका ने जिस पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन बनाने दिए, आज वही पाकिस्तान अमेरिका को धमका देता है इस बात को लेकर के। तो अमेरिका खुद जान रहा है कि उसने कितना बड़ा भस्मासुर पैदा किया है। ये अगली वजह है। उसकी अगली वजह क्या है? उसकी अगली वजह यह है साहब कि जो अमेरिका है उनको इस वक्त ये दिखाना है ट्रंप साहब को कि दुनिया में देखो शांति लाने वाला तो मैं ही एक शांति दूत हूं। इसलिए भी उसकी एक पर्सनल एक चाह है कि उसको एक शांति दूत के रूप में जाना जाए, तो वो कर रहा है। उसके अलावा साहब क्या उसको लगता है, उसको अमेरिका को जो इस वक्त लग रहा है वो ये कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए कि ये ईरान और इजराइल तक पहुंच जाए, कहीं ईरान पाकिस्तान एक होकर के लड़ने ना लग जाए। इसके भी चांसेस हैं। जब मामला खिंचता है ना, जब मरता क्या ना करता वाली स्थिति आ जाती है, तो आप जान रहे हैं कल पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल का उपयोग किया है जो ईरान की बनी हुई है। टर्की का हथियार वो यूज कर ही रहा है। तो यूएसए को डर था कहीं रीजनल विस्तार ना हो जाए इस युद्ध का, शायद इसलिए भी उसने ये कदम उठाया हो। अब भारत पर आते हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, देखिए साहब, भारत कल बहुत अच्छी खासी कंडीशन में था। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस सुबह तक उड़ा दिए थे, कंफर्मेशन आ गया था। उसके बाद न्यूज में चला 6 का, और अभी आप देख रहे हैं मैं टॉप वेबसाइट्स पर ही देख रहा हूं जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 8 उड़ा दिए गए या 8 को बर्बाद कर दिया गया। उड़ा देने का मतलब ये नहीं होता कि सब ध्वस्त हो गया, धुआं धुआं हो गया, बिल्कुल राख पड़ी हुई है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उड़ाने का मतलब होता है कहीं पर बिल्डिंग पे गोला गिर गया, तो एयरपोर्ट पे या जो एयर बेस है वहां पर जो बिल्डिंग बनी है वो टूट गई, कहीं पर हो सकता है रनवे पर गड्ढा हो गया, कहीं पर हो सकता है आग लग गई थोड़ी बहुत जगह पे। इसे कहते हैं कि डिस्ट्रॉय कर देना या क्षति पहुंचा देना। तो वो तो पाकिस्तान दोबारा बना लेगा, लोन उसे मिल ही गया है। इसके बाद भारत ने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया था, हम इसे भी जानते हैं। मतलब पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो तो पूरी तरह से एक्सपोज हो ही गई थी, उसमें कुछ नहीं बचा था। साथ में चाइना के हथियार भी एक्सपोज हो गए थे, एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्सपोज हो गया था। अब आपने देखा होगा कल जब हमारे डिफेंस की अधिकारी सोफिया कुरैशी जी और हमारी व्योमिका सिंह जी इस चीज को ब्रीफ कर रही थी, तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अब बॉर्डर के पास अपनी आर्मी को लेकर के आ रहा है, धीरे धीरे आर्मी बढ़ा रहा है। तो पाकिस्तान को आर्मी का ऑप्शन तब अपनाना पड़ा जब उसकी एयरफोर्स ध्वस्त हो गई थी। इस पॉइंट पर आकर के हमने सीज फायर कर दिया, सोचिए। अब इसमें भारत के आने वाले जो मौके हैं उस पर हम बात करेंगे। हालांकि अपोजिशन का कहना यह है, शशि थरूर साहब तो पक्ष में है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हमें मौका नहीं देना चाहिए, सीज फायर नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक शेर भी कोट किया है और इन्होंने कहा है कि उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पर यकीन कैसे करूं। ये बात सही है इनकी, लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ने ऐसा इसलिए किया, देखिए, पहली बात तो जो सीज फायर हुआ है भारत की शर्तों पे हुआ है। शर्त क्या है कि हमें अगली बार कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं चाहिए। अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो हम इसे सीधे सीधे युद्ध मानेंगे। अब हम किसी को क्लेरिफिकेशन नहीं देंगे कि साहब देखो ये हम सबूत दे रहे हैं अटैक हो गया है, ये देखो पाकिस्तान का लिंक है, ये देखो हम ये करने जा रहे हैं, कुछ नहीं। हम सीधे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, पहला। दूसरी शर्त यह है, शर्त कह लो या बिना कहे वाली शर्त है कि जो भी कल सीज फायर हुआ है इसमें कहीं भी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं हुआ कि हम उसको सस्पेंशन को हटा देंगे, बहाल कर देंगे, ना। वो निरस्त है, निरस्त रहेगी। यानी कि जो सिंधु जल संधि है वो अभी भी सस्पेंडेड है, हम पानी कभी भी रोक सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। तीसरा क्या था भारत का युद्ध रोकने के पीछे की मंशा? वो ये थी
कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा किसे होना है, आप बताइए। इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा होना है चाइना को। अगर भारत युद्ध में जाता तो भारत को यह पता है कि अभी हमारी आर्मी लंबे युद्ध के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। दुनिया की कोई भी आर्मी हो, यूएसए की हो, इजराइल की हो, एक लंबा युद्ध लड़ने के लिए थोड़ा ट्रेनिंग, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, टाइम चाहिए होता है। 1971 में भी जब अप्रैल के महीने में शैम मानेकशॉ साहब से इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमें अटैक कर देना चाहिए, युद्ध में चले जाना चाहिए, तब हमारे जनरल सैम साहब ने कहा कि देखिए अभी हम नहीं जा सकते, हमारी सेना को ट्रेनिंग की आवश्यकता है, थोड़ा युद्ध अभ्यास करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी मई जून आने वाला है, जब मॉनसून अपनी तीव्रता पे होगा तब हो सकता है कि बांग्लादेश में, पाकिस्तान मतलब उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश वाला क्षेत्र, वहां पर पाकिस्तान को फायदा हो जाए, दलदल बन जाता है, बारिश आती है तो हमारी फौज को मुश्किल होगी। और इस समय अरुणाचल की बर्फ पिघली हुई है तो हो सकता है वहां से चाइना भी आ जाए। इसलिए हमें कम से कम 6-8 महीने का टाइम दो। ज्योग्राफिकल कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे फेवर में आ चुकी होंगी, हमारी आर्मी ट्रेंड हो चुकी होगी, तब हम जो है हमला करेंगे। इसीलिए हम भी अभी आर्मी के लिहाज से, हमारी एयरफोर्स ने, आर्मी ने, सभी सेनाओं ने अपनी पूरी क्षमता दिखा दी, नो डाउट, बट हमें अपनी हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या पता बांग्लादेश के एंड से कुछ स्टार्ट हो जाए, चाइना के एंड से कुछ स्टार्ट हो जाए, क्या पता अचानक कई देश पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने लग जाएं, ठीक उस प्रकार से जैसे यूक्रेन को किए जा रहे हैं। हम नहीं चाहते ना रशिया की तरह 3 साल तक युद्ध में लटके रहें। तो साहब युद्ध लंबा खिंच सकता था, शायद सरकार को ऐसा लग रहा हो। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 1971 में इंदिरा गांधी ने ज्यादा अच्छा किया था, मोदी जी वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हम भी इस बात को मान रहे हैं, लेकिन 1971 में जो कंडीशंस थी और अब जो कंडीशंस हैं उसमें बहुत फर्क है। 1971 में भारत और पाकिस्तान में ज्यादा अंतर नहीं था, तो हमारे पास भी खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। अब हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, खोने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। पाकिस्तान आज भी नंगा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो हम उसकी तरह बिहेव नहीं कर सकते, पहली बात ये। दूसरा ये कि उस समय पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, आज हैं। तो आप कहेंगे कि आप डर रहे हैं, डर नहीं रहे, लेकिन वो पागल देश है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें हर तरह की चीजों को सोच के चलना पड़ता है। हम अपने एक भी आदमी को क्यों मरने दें। तो ये कुछ बातें थी। उसके साथ ही आप देखें 1971 के बाद जब युद्ध खत्म हो गया था तो भारत में महंगाई अचानक से बढ़ गई थी। उस महंगाई के बढ़ने के कारण लोगों में डिससेटिस्फेक्शन था, रोष था। यह भी एक कारण था कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। तो युद्ध के बाद जो उसके रेपरकशंस होते हैं, हमें उसके बारे में भी सोच के चलना पड़ता है। दूसरा ये कि अगर ये युद्ध चलता रहता या भारत युद्ध में चला जाता तो चाइना को यह कहने का मौका मिल जाता कि टैरिफ लगने के कारण जो भी कंपनियां हमारे देश से बाहर जा रही हैं वो भारत में मत जाओ, क्योंकि भारत तो युद्ध में इस समय जा चुका है। तो अमेरिका भी जानता था कि अभी हम मेक इन अमेरिका कह तो रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि चाइना से निकलने वाली हर कंपनी अब यूएसए में आकर के सेटअप लगाए। चाइना से निकलने वाली कंपनीज अब इंडिया में सेटअप लगाने की सोच रही हैं, तो क्यों ना इंडिया को अभी युद्ध में न जाने दिया जाए, ऐसा ट्रंप ने सोचा हो। ट्रंप भी बनिया बुद्धि है, मोदी भी बनिया बुद्धि है, गुजराती आदमी है। ये लोग पैसे का फायदा पहले देखते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इस बात को। तो मोदी को पता था कि युद्ध में जाना आसान है, युद्ध अगर लंबा खिंच गया, जिसके चांसेस रहते हैं, आप जियो पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान, अब आईएमएफ ने देख लो ना वोटिंग को, किसने कल्पना करी थी। तो जियो पॉलिटिक्स में आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश को कौन मदद करने लग जाएगा और युद्ध को खींचता चला जाएगा। और जहां तक चांसेस हैं, टर्की और चाइना ही करते। तो भारत का युद्ध में जाने का मतलब था कि यूएसए जिस तरह चाइना को बर्बाद करना चाह रहा है, उस पर एक डेंट पड़ता। चाइना से निकलने वाली कंपनीज फिर जाति का, यूएसए में एकदम से जा नहीं सकती, वहां इतने लॉज है, सारी चीजें हैं, एकदम से कोई और देश उन्हें मिलता नहीं। भारत उनको सबसे सुटेबल लग रहा है। आप देख रहे हैं भारत में तेजी से एप्पल वगैरह सारी कंपनीज आ रही है। तो भारत का युद्ध में जाना चाइना को फायदा पहुंचाता, यूएसए और भारत दोनों को नुकसान पहुंचाता। यह एक बड़ा कारण था। भारत जानता था ये आसिम मुनीर जानबूझ के युद्ध में ढकेलना चाहता है। भारत जानता था चाइना के लिए युद्ध में जाना फायदेमंद है, मतलब भारत का युद्ध में जाना चाइना के लिए फायदेमंद है। तो हम इनकी मंशा क्यों पूरी होने दें। हम युद्ध में तब क्यों जाएं जब आसिम मुनीर चाहता है, हम तब जाएंगे जब हम चाहते हैं। आसिम मुनीर क्यों चाहता है, क्योंकि उसको अपना एक्सटेंशन चाहिए। वो भी अक्टूबर में रिटायर होने वाला है, पहले भी एक्सटेंशन ले चुका है, फिर एक्सटेंशन लेना चाह रहा है। तो हम उसके ट्रैप में क्यों फंसे, हम अपने अनुसार करेंगे ना। और इसी वक्त क्यों चाह रहा है, उसे पता है कि अभी मानसून वगैरह सारी चीजें होंगी। हालांकि उस मानसून से हमें भी फायदा है, हम जो पानी छोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, उस समय ज्यादा छोड़ेंगे, ज्यादा रोकेंगे, बट उसके अलावा उसके नुकसान भी है कई। हम जाएंगे युद्ध में,
लेकिन हम सोच रहे हैं कि बिना जाए अगर काम चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बिना जाए कैसे चलेगा उस पर मैं बताता हूं। बिना जाए साहब ऐसे चलेगा, भारत ने दो बड़ी चीजें करी हैं जिसका इंपैक्ट अभी उतना नहीं दिख रहा जो आने वाले टाइम पे दिखेगा। पहली चीज है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन। इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट अभी दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट आपको 6-8 महीने में देखने लगेगा। मॉनसून पीरियड निकलने दो आपको दिखेगा। जब पाकिस्तान की जनता के पास पानी नहीं होगा पीने के लिए, जब पाकिस्तान की जनता के पास खेती के लिए पानी नहीं होगा, तब जनता में रोष पैदा होगा, रोष। भारत चाहता है कि पाकिस्तान पर हम हमला करके बर्बाद ना करें, उसे अंदर से बर्बाद किया जाए। अभी बलूचिस्तानियों को मजबूत करने में शायद हमें और टाइम लगे, अभी तालिबानियों को ताकतवर बनाने में हमें टाइम लगे, अभी उनकी जनता में अनरेस्ट पैदा करने में हो सकता है हमें इंतजार हो, तो क्यों ना हम इस चीज का वेट करें। इंडस वाटर ट्रीटी एक बहुत बड़ा हथियार है, न्यूक्लियर वेपन से भी खतरनाक हथियार है, आप देखिएगा। और दूसरी बात, जो कल शर्त हमने लगाई कि अब अगर हम पर आतंकी हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, बड़ी चीज है ये। अब हिम्मत नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अगर ये गलती करता है तो वो उसका आखिरी दिन होगा। भारत ने लीवरेज पाया है, आप जानिए। भारत अब तक क्या कहता था, हम कभी पहला हमला नहीं करेंगे, हम कभी भी न्यूक्लियर का भी पहला हमला नहीं करेंगे, हम तो शांति वाले देश हैं। ठीक है, हमने कल सीजफायर करके फिर वही शांतिपन अपना दिखाया है, लेकिन ऐसी शर्त लगाई है कि आने वाले समय में अब हमसे कोई कुछ कह नहीं सकता। आप समझ रहे हैं, ये बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके अलावा अभी पाकिस्तान में आप देखना, धीरे 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 अंदर ही अंदर आर्मी में डिससेटिस्फेक्शन पैदा होगा, जो अभी हो रहा है, दिख गए उसके लक्षण। क्योंकि कल जब सीजफायर हुआ था तो उसके ठीक 2-3 घंटे बाद वापस से जम्मू कश्मीर में तथा अन्य क्षेत्रों में इन्होंने फायरिंग और ड्रोन अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि अभी सामंजस्य बैठ नहीं रहा है इन लोगों में। अभी आप देखना शहबाज शरीफ की भी कुर्सी खतरे में पड़ेगी। इमरान खान के समर्थकों को, ये जो भारत ने 2 दिन का पाकिस्तान को एक ट्रेलर दिखाया है ना, इस ट्रेलर से पाकिस्तान में जो अंदरूनी तत्व थे उनको एक बल मिला है। उनको ये पता चल गया कि यार पाकिस्तान की एयरफोर्स तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान की आर्मी तो कुछ नहीं है। अब बलूचिस्तानियों को कॉन्फिडेंस जाग गया है, फिर यार ये तो कुछ नहीं है, 2 दिन में एक्सपोज हो गए, तो भीख मांगने लगे दुनिया में, पैसा दे दो पैसा दे दो। आप समझ रहे बात को। तालिबानियों को ताकत मिल गई, कह रहे हम तो सोचते थे ये तो बड़ा एयरफोर्स लेकर के आएगा, इसका एयरफोर्स तो बिल्कुल बेकार है। उनको दम मिला, भारत ने मोटिवेट कर दिया आंतरिक तत्वों को। इमरान खान के समर्थक, उनको दम मिला, कह यार ये तो आसिफ मुनीर तो ऐसे ही निकला यार, शहबाज शरीफ तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था यार, हमारे पास मौका है, इमरान खान को मजबूत कर सकते हैं, जेल से निकलवा सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं। भारत ने ये जो किया है ना, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है जो, उससे उसके यहां पर रहने वाले तत्वों को बल मिला है। भारत ने उनको बल देके अब पीछे हट गया भारत, अब तुम करते रहो अपना, हमने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, अब तुम देखते रहो। उधर चाइना एक्सपोज हो गया, चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम HQ9 और ये और वो पता नहीं क्या क्या बातें होती थी, चाइना भी एक्सपोज है कि अरे चाइना भी कुछ नहीं कर पा रहा। तो खेल अब अंदर से स्टार्ट करना चाह रहा है भारत। तब तक भारत अपने मिलिट्री को प्रिपेयर करता रहेगा, तब तक भारत ये मॉनसून गुजर जाने का इंतजार करेगा, तब तक भारत ये देखेगा कि पाकिस्तान के आंतरिक समीकरण कहां तक पहुंचे। आप समझ रहे हैं ना। तो हम चाइना और पाकिस्तान के ट्रैप में क्यों फंसे, दैट इज द थिंग। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो मैं आपको ये रूबियो वाली मैंने आपको बात बताई कि रूबियो ने किस तरह से आसिम मुनीर से बात करके ये सिद्ध कर दिया कि पाकिस्तान को यही चला रहा है, वहां का पीएम नहीं, वरना बात पीएम से करी जाती है या फॉरेन मिनिस्टर से करी जाती है। आप इससे क्यों कर रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। हमने जैसा बताया आपको कि सीज फायर जो हमने किया है, अच्छा सीज फायर शब्द का उपयोग ऑफिशियली भारत ने नहीं किया है, जयशंकर साहब ने नहीं किया है। एक तरीके से ये कहा है कि अभी थोड़ी देर के लिए हम रुक जा रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि रुके रहेंगे, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, वैसे भी लगता नहीं है। उसके बाद चाइना का शाम को एक बयान आता है कि हम पहलगाम अटैक की निंदा करते हैं, चाइना ने कहा, और साथ ही यह भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, वो हमारा मित्र है। अब चाइना को पता चल गया कि चाइना के विरोध में स्वर जो है पाकिस्तान में उठेंगे। इससे पहले कि पाकिस्तान में चाइना के विरोध में स्वर उठे, चाइना ने उसे गले लगा लिया, अरे टेंशन मत ले, अरे भाई है, अरे कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया, जा
हम है ना तेरे साथ। चाइना एक्सपोज हो चुका है। आप 2 दिन में भारत ने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया, आप देखिए। और भारत की एयरफोर्स की ताकत दुनिया जान चुकी है। इजराइल भी कह रहा है कि अरे यार, भारत ने ऐसा कैसा डिफेंस सिस्टम लगा रखा है कि एक भी मिसाइल नहीं गिरी नीचे, एक भी ड्रोन अटैक नहीं हुआ इंडिया में। इजराइल तक हैरान है। दुनिया को हम दिखा चुके हैं कि बिना किसी एक्सरसाइज के अचानक हमको अगर कुछ करना पड़े तो हम ये करते हैं, देख लो। चाइना भी जानता है इस बात को। इसके बाद आइए आइए आइए, माय फेवरेट पीपल, बलोच। बलोच ने अभी की खबर है, क्लेम की है कि भाई जो 39 कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जब से भारत पाकिस्तान का चल रहा था, बलूचिस्तानी वाले, बीएलए वाले 39 अटैक्स कर चुके हैं पाकिस्तानी सेना पर। उसकी जिम्मेदारी ले लिया कि सब हमने की है। और बोलो, उसके साथ ही जो टीटीबी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच फाइटर्स ने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक किया है कई जगहों पर और 22 लोगों को उड़ा दिया है। ये खेल चल रहा है। कल परसों मैंने आपको बताया भी था कि यूएन पे एक पत्र लिखा जा चुका है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान को एक अलग देश की मान्यता दे। वो बलूचिस्तान के राइटर ने लिखा था। ये भी बता दिया कि बलोच लोगों ने, बीएलए ने कई जगह पाकिस्तान के झंडे हटा करके अपने देश बलूचिस्तान के झंडे लगा दिए हैं। आप जान रहे हैं। और एक चीज और बता दूं, एक क्षेत्र है यहां पर, देखिए, कलात। कलात को पूरी तरह से सीज कर दिया है बीएलए ने। सीज का मतलब है हर तरफ बीएलए और कोई नहीं। तो अभी आप देखिए, अभी आप देखिए, धैर्य से काम लीजिए, पेशेंस रखिए, एक्साइटेड होकर के इमोशनल नहीं होना है। पेशेंस के साथ देखो, दुनिया याद रखेगी अजीत डोभाल साहब क्या हैं, जयशंकर साहब क्या हैं, मोदी साहब क्या हैं।